का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत संजय जी आप ही से करता हूं। ममता बनर्जी कह रही है दिल्ली से भी उखाड़ फेंकेंगे भारतीय जनता पार्टी को। दूसरी तरफ डेरेक ओब्रायन मांग कर रहे हैं कि अगर बंगाल हार जाइएगा तो प्रधानमंत्री आप दे दीजिएगा इस्तीफा। ये दिल्ली पर कैसे नजर गड़ा रहे हैं आप? ये क्या सियासी बिसात अंदर खाने टीएमसी बिछाकर चल रही है? और एक और चीज जो मुझे लगता है आम जनता भी जानना चाहती होगी, पहले चरण की वोटिंग के बाद टीएमसी क्यों इस बात पर श्योर है कि सत्ता में वही आ रहे हैं? देखिए, ये अपना हम जिस हिसाब से चुनाव की रणनीति सजाते हैं, जिस हिसाब से ग्रास रूट पर हम लोगों के साथ खड़े रहते हैं और एसआईआर में 200 के लगभग जाने गई हैं, चाहे बीएलओ की हो या साधारण नागरिकों की हो। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय चुनाव आयोग के माध्यम से एक अराजक स्थिति उत्पन्न कर दी है। वो केंद्रीय चुनाव आयोग के माध्यम से अघोषित राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगाया हुआ है और जनता इसके प्रतिवाद में मुखर है। और कल जो स्वतः फुर्त इतना भारी संख्या में मतदान हुआ, ऐसे भी हमारा 82-83% मतदान होता ही है जी। और कल एसआईआर के कारण काफी लोगों के नाम डिलीट हो गए। संजय जी, 90 लाख लोग आप जिस चीज को ये बता रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ आक्रोश था, दूसरी तरफ बीजेपी बता रही है कि ये वो लोग हैं जो घुसपैठ को रोकना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो वोट करने के लिए आए, जो कि बंगाल अस्मिता को बचाना चाहते हैं। और जो आप 10% वोट परसेंट बढ़ने की बात कह रहे हैं अपने फेवर में, बीजेपी बता रही है कि यही 10% का तो अंतर पिछली बार हार जीत का था और इस बार वोट पड़े बीजेपी के लिए, इसलिए बीजेपी की सरकार बन रही है। मुगालते में है, ये लोग मुगालते में है। और जो 90 लाख वोट काट डाले गए थे, उनमें लगभग 60 लाख हिंदू वोट हैं और बाकी के मुस्लिम और अन्य समुदाय के वोट हैं जो बंगाल के नागरिक हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी कहती है ये घुसपैठिए हैं तो अपना ऑथराइजेशन, अपना स्टेटमेंट जारी कर दे। ये सारे लोग चलिए, तो इस मुगालते पर बीजेपी से बात हो जाएगी। लेकिन संजय शर्मा जी, और पहले चरण का चुनाव दूसरे चरण का होना बाकी, नतीजे 4 मई को। दिल्ली वाला रास्ता कैसे तय कर रहे हैं आप लोग? अब बहुत हो गया अत्याचार। सोचिए, 12 वर्षों से प्रधानमंत्री केंद्रीय संस्थानों को बेच रहे हैं। अब बंगाल चुनाव में खरीदा भी तो 10 रुपए की झालमुड़ी। ये एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं प्रधाधानमंत्री जी। नहीं तो इसका ये भी तो एग्जाम्पल है ना कि प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति 10 रुपए की झालमुड़ी खाने में नहीं शर्माता। इसका ये भी तो एक इंटरप्रिटेशन है ना सर? इंटरप्रिटेशन नहीं है, वो करते करते इस लेवल पर आ गए हैं कि इससे भरमाना चाहते हैं लोगों को। बंगाल में यही चर्चा है कि ये कुछ नहीं कर सकेंगे। संजय जी, और आने वाले फिर मैं एक बार आपसे सवाल पूछ रहा हूं, ये दिल्ली वाला रास्ता कैसे तय करेंगे? ममता बनर्जी का रोल क्या होगा? इंडिया अलायंस में भी ममता बनर्जी, जब 2024 के इलेक्शन से पहले ममता बनर्जी अपना प्रतिनिधित्व चाहती थी इंडी गठबंधन में बहुत ज्यादा। क्या कांग्रेस पार्टी सोचती थी और कहां रखा गया था ममता बनर्जी को, ये हम सब जानते हैं। तो मैं ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि दिल्ली की सत्ता कैसे दिख रही है कोलकाता या फिर पश्चिम बंगाल जीतने के बाद? न तो दीदी ममता बनर्जी केंद्रीय राजनीति में कोई पद चाहती है, न कुछ और चाहती है। लेकिन देश जिस अधिनायकवाद के दौर से गुजरा उसका खात्मा जरूरी है। अधिनायकवाद और अहंकारियों का खात्मा जरूरी है। देश में तानाशाही लागू हो गई है। देश में केंद्रीय सरकार मन मर्जी कर रही है और संघीय ढांचे को ध्वस्त कर रही है। यदि इसे अभी नहीं रोका गया अकेला बंगाल जीतकर कैसे कर लीजिए? भयावह जो आप अराजकता उठने की बात कह रहे हैं, अराजकता की बात कह रहे हैं, बंगाल जीतकर अकेले कैसे कर लीजिएगा? मैं फिर आऊंगा आपके पास, हो सकता है प्रेम जी इसका जवाब दे दें। लेकिन कौशल कांत जी मुस्कुरा भी रहे हैं, आप वो कह रहे हैं मुगालते में आप लोग गलत सोच रहे हैं कि आप लोग जीत रहे हैं। ये जो 10% बढ़ा है वोटिंग का, ये टीएमसी के लिए बढ़ा है क्योंकि आक्रोश था बीजेपी के खिलाफ लोगों में। कौशल कांत जी, मई ममता गई, ये नारा सब लोग जानते हैं। और जो मेरे दोस्त बार बार बोले थे संजय जी अपने पक्ष में बोलने के लिए सारी स्टेटिस्टिक्स को बदल दिया जाता है। आज तक कब ऐसा हुआ? एसआईआर में आप लोग कह रहे हैं कि 90 लाख वोट कट गए और आप ही लोग कहते थे ना, हम तो एसआईआर में ये कह ही नहीं रहे थे कि किसके वोट कटेंगे। जो इलीगल वोटर है उसके वोट कटेंगे। उसमें हिंदू मुसलमान तो हम ढूंढ रहे हैं। संजय जी आपने बोला, खूब बोला, मैंने बिल्कुल नहीं बोला। मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूं ना, जो इलीगल वोटर है उसका वोट एसआईआर में कटेगा, वो कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है? आप उसमें हिंदू मुसलमान ढूंढ रहे थे। और बंगाल की जनता तो ये कह रही ना, आप कह रहे ना बहुत हो गया अत्याचार, तो बहुत हो गया अत्याचार, नहीं सहेगा वेस्ट बंगाल, ये नारा लग रहा है। चिंता न कीजिए। अरे साहब, आप वेस्ट बंगाल तक सीमित रह गए, वो दिल्ली से बीजेपी को साफ करने आ गई है ममता दीदी। अरे वही तो मैं भी कही कह रहा हूँ ना,
आप देखिए ममता जी ने जब उनको पता चला कि बंगाल की धरती उनके पैर के नीचे नहीं बची, तो अभी तक दिल्ली का नारा नहीं लगा था कि दिल्ली में भी आएंगे विनाश। वो तो विनाश करने आ रही ना, वो बंगाल का विनाश कर चुकी है और दिल्ली का विनाश करने की कोशिश कर रही, यही तो बोल रही थी ममता जी। अरे भैया, विनाश करने के लिए देश में कोई आता है? कोई भी सत्ता जीतती है तो विनाश करने के लिए जीतती है। ये तो ममता जी पता नहीं, वो इसको बोलते हैं, एक उसको शब्दशः न लिया जाए, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, वही हाल एकदम ममता बनर्जी का हो गया है कि उन्हें मालूम है कि वो हार रही है, बेतहाशा हार रही है। किसी भी कॉमन सेंस के कौशल कांत मिश्रा जी, ये जो बम्पर वोटिंग है, टीएमसी अपने चश्मे से देखकर अपनी जीत बता रही है, आप अपने चश्मे से देखकर अपनी जीत बता रही है। फॉर्मुलेशन क्या है जीतने का? अनुराग जी, वोटिंग परसेंटेज से कौन से फॉर्मूले से आप जीत रहे हैं? मैं तो ये समझना चाह रहा हूं, देश की जनता को समझाना चाह रहा हूं। अनुराग जी, सिंपल सा फॉर्मूला है। जो फॉर्मूला पूरे देश में लागू होता वही फॉर्मूला बंगाल में भी लागू होगा। अच्छा, जैसा वोटिंग टर्नआउट के बाद सरकार बदलती आई है, सरकार बदलती आएगी, यही तो सच्चाई है। जब भी जितने भी आते हैं विशेषज्ञ बोलते हैं, वो यही तो कहते हैं कि जब बहुत ज्यादा वोटिंग टर्नआउट होता है तो उसके बाद, हालांकि देश के इतिहास में कई बार ये हुआ है कौशल कांत जी, जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और मतलब इंदिरा गांधी वाले समय से याद कर लीजिए, वो सहानुभूति वोटिंग कही गई थी, बंपर वोट हुआ था, इंदिरा गांधी जीत गई थी, उसके बाद वो हरियाणा के इलेक्शन तक, मतलब पिछला विधानसभा इलेक्शन तक आप आ जाइए, कई ऐसे चुनाव है। ऐसा नहीं है कि वो एक सेट पैटर्न है कि बंपर वोटिंग हुई तो सत्तासीन पार्टी हट जाएगी। अनुराग जी, पहले हम लोग सुनते आए थे एक एंटी इनकम्बेंसी वर्ड होता था, जो आप बात करें ना, जब से मोदी जी आए तब से प्रो इनकम्बेंसी वर्ड आया है, और प्रो इनकम्बेंसी हमेशा बीजेपी के लिए आई है। चाहे आप गुजरात को देख लीजिए, चाहे आप मध्य प्रदेश को देख लीजिए, चाहे आप उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, अब तो बिहार में भी देख लीजिए ना, बिहार भी जीत गए। अब तो वेस्ट बंगाल की बारी है। वेस्ट बंगाल तड़प रहा है विकास के लिए। आप देखिए जिस तरीके से गुंडागर्दी, जिस तरह से टोलाबाजी, सोचिए इतनी बड़ी सिक्योरिटी फोर्स लगने के बाद इतना अटैक होने की कोशिश की जा रही है, और क्या देखना चाहेंगे? इनको समझाइए, जो यूपी बिहार में ये लोग करते हैं वैसा बंगाल में नहीं होता। और ये क्या करते हैं सर यूपी बिहार में? नहीं, यूपी बिहार में क्या करते हैं सर? नैरेटिव आप लोग सेट करना चाहते हैं, वो बंगाल में सेट नहीं होगा। नहीं, एक बंगाल की जनता कौशल जी, एक मिनट, एक सवाल लेना चाह रहा हूं। संजय जी, ये यूपी बिहार में क्या करते हैं? पहला सवाल तो ये। दूसरी बात ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी 2021 के विधानसभा इलेक्शन से पहले से सिर्फ दो सीटों पर सीमित थी, पिछली बार के इलेक्शन में 77 पर आ गई सर। तो आपको कैसे लग रहा है कि उनके एजेंडे नहीं चल रहे हैं या उनके चुनावी नैरेटिव फेल हो जा रहे हैं? मैं बताता हूं, अब 2-3 मिनट मुझे बोलने दीजिए प्लीज सर, जल्दी से। आपने 2 से 77 का बात किया, आपने 2 से 77 की बात की। 2019 लोकसभा चुनाव में इनकी 2 सीटें थी, ये जाकर 18 सीट पर आ गए। 19 में लोकसभा में 18 सीट पर थे ये, फिर 21 में विधानसभा में 77 सीट थी। इनका एजेंडा लोगों ने देख लिया। फिर 24 लोकसभा में इनकी साइज 18 से 12 की कर दी लोकसभा में। आप अंदाजा लगा लीजिए कितनी सीट। कौशल कांत जी, जल्दी से एजेंडा चलेगा, जल्दी से 10 सेकंड में। संजय जी, सबसे छोटा सा आंसर यह है कि 2014 से लेके आज भी माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, और जिस प्रदेश में हमारी सरकार बनती वहां सरकार बनती जाती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात कर लो, चाहे हरियाणा की